हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है। मेरे वीडियोस में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस क्लास 12th एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year. The second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and rupees 2000. एक ट्रस्ट फंड है जिसमें टोटल है 30,000 रुपीज़। इसे निवेश किया जाना है दो अलग अलग तरीके के बॉन्ड में। पहले बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% का मिल रहा है एनुअली, और सेकंड बॉन्ड पे 7% का एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है। हमें कहा गया है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके ये पता लगाएं कि इन दोनों बॉन्ड को कितने पार्ट में, मतलब कितना कितना जमा करना है। 5% वाले में कितना जमा करें और क्या नाम है, और 7% वाले में कितना पैसा जमा किया गया है कि 1800 रुपये का इंटरेस्ट मिला पहली सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन में 2000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, करते सॉल्यूशन। लेट, देखिए 5% वाले को फर्स्ट और 7% वाले को सेकंड बोल लेते हैं। लेट मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड money invested in second bond कितना हो जाएगा, रुपीज 30,000 माइनस एक्स। क्यों हुआ? क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 है, और क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 है, अगर हमने एक बॉन्ड में एक्स करा, क्या नाम है, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो दूसरे बॉन्ड में कितना होगा, 30,000 माइनस एक्स ही होगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट पेड ऑन फर्स्ट बॉन्ड कितना है, 5% पर ईयर। दैट इज 5/100। ऐसे ही इंटरेस्ट पेड ऑन सेकेंड बॉन्ड 7% पर ईयर इक्वल टू 7/100। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं। इसलिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, फॉर मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, ए ले लेते हैं हम। तो पहले में हमने एक्स किया और दूसरा है हमारा 30,000 माइनस एक्स, ये लिया हमने। ये हमारा हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, यानी एक रो है हमारे पे और दो कॉलम का एक मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स REPRESENTATI फॉर इंटरेस्ट पेड, हम इसे बी ले लेते हैं। तो ये हमने कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिया। एक हो गया 5/100
और एक हो गया 7/100। ठीक है, हमें पता क्या करना है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ डिवाइड, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अगर हमें ये पता करना है कि कुल कितना इंटरेस्ट लिया गया, टोटल इंटरेस्ट पता कर रहे हैं, सो टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, अर्न, EARN, अर्न बाय बोथ बॉन्ड्स कितना होगा, AB के बराबर होगा। टोटल इंटरेस्ट तो AB के बराबर होगा। तो हमारा A कितना मैट्रिक्स है, ये है X एंड 30,000 माइनस X, ठीक है। और हमें एक है 5/100 और एक है 7/100, ठीक है। करें, पहले में रो वाइज, दूसरे में कॉलम वाइज प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, 1/1 आएगा, वजह एक रो है पहले में और दूसरे में एक ही कॉलम है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो 1/1 मैट्रिक्स का आएगा, दैट इज़ 1 एलिमेंट ही हमारा आएगा। तो जब x की आप 5/100 से करेंगे तो क्या आएगा, 5x/100 प्लस, अब 30,000 माइनस एक्स को 7 में आएगा। तो एक बार 7 30,000 के साथ, एक बार माइनस एक्स के साथ आएगा। तो इसमें भी अपॉन 100 ही आएगा। 210,000 2,10,000 माइनस 7x। अगर आप देखें तो 100 दोनों के LCM में है, इसका मतलब 5x पॉजिटिव और 7x नेगेटिव। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा आएगा, 2,10,000 माइनस 2x/100। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड। अब 1,800 रुपये इन फर्स्ट सिचुएशन, ए टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, अर्न कितना है, इक्वल्स टू 1,800 है, रुपीज़ हमने साइन हटा दिया। इसका मतलब है ये भी तो इंटरेस्ट अर्न ही है, हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। दिस एम्प्लाइज 2,10,000 माइनस 2x/100 इक्वल किसके होगा, 1,800 के। क्लियर है, एम्प्लाइज 2,10,000 माइनस 2x इक्वल्स टू 1,80,000। ग्रेट, माइनस 2x को उधर ले जाएंगे और 1,80,000 को इधर ले जाएंगे। तो हमारा जो डिफरेंस बचेगा, 2x पॉजिटिव राइट साइड में जब गया और 180 इधर आ गया, 210 से माइनस हुआ, 30,000 बचा है। दैट इज 210,000 माइनस 1,80,000। क्लियर है, दैट इज 2x हो गया हमारा 30,000 और इससे x जो है वो आ गया 15,000, तो उसे डिवाइड हो गया इस केस में। So money invested in this case in both bonds, both the bonds, ठीक है, is इसलिए बोला ₹15,000। ठीक है, देखिए x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा इतना था, ठीक है, ऑल्सो
1000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 30,000 माइनस 15,000 equals to 15,000. So each दो नंबर के गया. अब सेकंड सिचुएशन में जो टोटल जो इंटरेस्ट अर्नड है वो कितना है 2,000 है, तो उसके लिए करते हैं बी सिचुएशन. नाउ टोटल इंटरेस्ट अर्नड इक्वल टू 2,000. अब की बार हमारे पे 2,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न है. सो फिर से इसका मतलब यहाँ पे हम 10 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल्स टू, अब की बार हम क्या रखेंगे 2,000, which gives you 10 minus 2x equals to 2 लाख हो गया. ठीक है. यूजुअली जब 2x हमारा राइट साइड में जाएगा तो बनेगा 2x, और ऐसे ही 210 माइनस आ जाएगा, ये 210 माइनस 2 लाख. ठीक है. इससे जो डिफरेंस आ गया हमारा कितना आ गया 10,000 आ गया. इससे x की जो वैल्यू आई हमारी वो आई कितनी 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 5,000. क्लियर है. ऑल्सो 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 30,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 25,000. तो यहाँ पे आंसर जो हुआ, सो मनी इन्वेस्टेड in bond with 5% interest per year is rupees 5,000, and bond with 7% interest per year is rupees 25,000. ये आपके सामने देखिए क्या किया हमने किया हमें एक ट्रस्ट के बारे में बताया गया. एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपये का फंड है. वो 30,000 रुपये के फंड को उन्होंने दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड में डाला. एक बॉन्ड जो 5% पर ईयर का इंटरेस्ट पे कर रहा था, दूसरा बॉन्ड जो 7% का इंटरेस्ट पर ईयर पे कर रहा था. जो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा ये बताना था कि बताइए कि कितना पैसा 5% वाले बॉन्ड में और कितना पैसा 7% बॉन्ड वाले में लगाया गया. कि जो एनुअल इंटरेस्ट है, दो कंडीशन थी. पहली बार 1,800 रुपये है और दूसरी बार जो है 2,000 रुपये है एनुअल इंटरेस्ट आया. हमने क्या किया, हमने माना कि जो पहले बॉन्ड में जो इंटरेस्ट पे किया गया है, मनी जो इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड था वो ₹x है, और मनी जो सेकंड बॉन्ड में दिया गया वो है 30,000 माइनस एक्स. क्योंकि टोटल हमारा 30,000 था तो पहले में एक्स है तो 30,000 माइनस एक्स हुआ. ठीक है. इसके लिए जो हमने मैट्रिक्स लिया, हमने रो मैट्रिक्स लिया. ठीक है. क्योंकि आपको सिंगल अमाउंट लेना है. रो मैट्रिक्स लिया x एंड 30,000 माइनस 6. दूसरा बोला गया कि जो इंटरेस्ट हमें इनकर्ड हो रहा है, अर्न हो रहा है, पहले पे 5% पर ईयर और दूसरे पे आ रहा है 7% पर ईयर. हमने इसके लिए कॉलम मैट्रिक्स लिया. 5% को 5/100 लिखा और 7% को 7/100 में हमने लिया, और इस तरीके से हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बनाया. 5/100 यहाँ पे हमारे पे रो कितना है 1 है और कॉलम है 2. ठीक है. अब इंटरेस्ट अर्न हमें पता था कि एक सिंगल अमाउंट है, दोनों से जोड़ के एक जगह, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट पे किया गया 1,800 या 2,000. इसीलिए सिंगल के लिए क्या होता,
हमने पहला जो रो मैट्रिक्स और दूसरा जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट किया, जिससे पहले के पास सिर्फ एक रो है और दूसरे के पास सिर्फ एक कॉलम है। तो जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों मैट्रिक्स का वो 1/1 का आएगा, यानी सिंगल अमाउंट आएगा, जो कि टोटल इंटरेस्ट है। हमने क्या किया है, जो ये मैट्रिक्स बने थे उनका प्रोडक्ट किया। हमने इंटरेस्ट किया, इनका जब प्रोडक्ट किया तो x इंटू 30,000 माइनस एक्स अपॉन इंटू 5/100 7/100 से x की मल्टीप्लाई 5/100 से, जबकि 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 7 से। इसका मतलब है 7 की 30,000 से भी हुई और माइनस एक्स से भी प्रोडक्ट हुआ। आपने जब इसे किया तो आपको एक सिंगल अमाउंट ये मिला, कंडीशन मिल गई सिचुएशन एक्स की फॉर्म में। अब हमें कहा गया कि भी पहले कंडीशन में 1800 रुपये है, तो हमने जब इस इक्वेशन को 1800 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 15,000 आई, हाफ ऑफ द 30,000। तो डेफिनेटली जो 7% वाला इंटरेस्ट है या 5% वाला इंटरेस्ट वाले जो बॉन्ड है, दोनों में ही 15,000 पे किए गए, इसलिए उन्हें 1800 मिला। सेकंड कंडीशन में ये इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़ अर्न किया गया था दोनों से, हमें x की वैल्यू उस इक्वेशन से मिली 5,000। इसका मतलब है कि जो पहला वाला बॉन्ड है उसमें सिर्फ 5,000 पे किया गया, मतलब इन्वेस्ट किया गया, और जो दूसरा वाला है उसमें 30,000 माइनस 5,000 इज 25,000 पे किया गया, यानी 7% वाले इंटरेस्ट वाले बॉन्ड को 25,000 रुपये और 5% इंटरेस्ट वाले बॉन्ड को 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डोजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डोजन फिजिक्स बुक्स, 10 डोजन इकोनॉमिक्स बुक्स। कोई किताब की दुकान है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी के पास 10 डोजन यानी 10 गुणा 12 120 केमिस्ट्री की बुक है, 8 96 12 8 96 12 96 और 96 फिजिक्स की बुक है, 10 डोजन इकोनॉमिक्स बुक है, यानी 120 इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं उनके पास। देयर सेलिंग प्राइजेज आर ₹80 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। सेलिंग प्राइस दे रखी है अलग अलग। फाइंड द टोटल अमाउंट। देखिए टोटल अमाउंट का मतलब है सिंगल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। देखिए ऑल बोला गया, ईच ऑफ द बुक्स नहीं बोला गया। ईच होता तो पहले बनता एक वो, यानी अलग अलग किताब की कीमत है, वो तो सीधी बात है, सीधे प्राइस से 120 की मल्टीप्लाई को मिल जाएगी। उन्होंने कहा भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके या मैट्रिक्स एल्जेब्रा, मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली मैट्रिक्स एल्जेब्रा का इस्तेमाल करके आप ये बताइए कि उन्हें कुल टोटल अमाउंट कितना मिला। डेफिनेटली हमें फिर से यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स पहला और एक कॉलम मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और टोटल अमाउंट हमारा 1/1 का होगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। लेट मैट्रिक्स A represent A, let A matrix represent number of books bookseller bookshop has। देखिए शॉप बोला तो शॉप लिखिए, सेलर बोला तो सेलर लिखिए। शॉप हैज एंड मैट्रिक्स बी number of books, no, price of books, price means selling price of each type of book। Done।
ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पे 3 तरह की बुक है, एक तो केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स और एक है इकोनॉमिक्स। ये है केमिस्ट्री की कितनी बुकें हैं हमारे पास, 10 डजन, 10 इंटू 12 इज 120। 8 डजन फिजिक्स की है, 8 इंटू 12 इक्वल टू 96। और 10 डजन इकोनॉमिक्स है, 10 इंटू 12 इक्वल्स टू अगेन 120। 10 डजन केमिस्ट्री दैट इज़ 120 बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स दैट इज़ 96 है, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स दैट इज़ 120। ये हमारे बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं बुक शॉप के पास। इसे हमने ए मैट्रिक्स में रखा, ये हमारा बना 1 ऑफ 3, दैट इज 1 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। अब बी हमारा क्योंकि सेलिंग प्राइस है, फिर से सेम है, लेकिन अब के बार हमें कॉलम मैट्रिक्स लेनी है। कितना है, इन रुपीज़, इन रुपीज़ कितना है, 80, 60 और 40। ये क्या है, किसकी है केवल, ये केमिस्ट्री बुक की है, केमिस्ट्री बुक के प्राइस है, ये फिजिक्स बुक के प्राइस है, और ये इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, क्लियर है। टोटल अमाउंट हमें पता करना है, इसलिए टोटल अमाउंट ठीक है रिसीव्ड बाय बुक शॉप ऑन सेलिंग ऑल बुक्स किसके बराबर होंगे, ए इंटू बी के बराबर होंगे, सिंगल अमाउंट आएगा, क्योंकि पहले में एक ही रो और दूसरे में एक ही कॉलम है। देखिए यहाँ पे 3 रोज एंड 1 कॉलम का, तो हमारा 1 बाई 1 का आएगा, सिंगल अमाउंट आ जाएगा। करते हैं प्रोडक्ट, नाउ ए बी इक्वल्स टू व्हाट, 120, 96, 120, 80, 60, 40। चलिए सिंगल अमाउंट आएगा क्योंकि पहले पे रो 1 और कॉलम 1 है, तो हमारे पास क्या हो गया, 0 0 0 0 9600 प्लस फिर से सिंगल 0, 6 6 जा 36 कह रहे 3, 6 9 जा 54 है 3, 57 प्लस 0 0 12 4 जा 48। ग्रेट, ज़ीरो 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 लास्ट में सबके ज़ीरो हैं, 0 6 0 6 हो गया, थर्ड प्लेस पे है 8 7 15 एंड 6 21 कैरे 2 9 2 11 एंड 5 16 एंड 4 20। ठीक है, सो आंसर है बुक शॉप will receive amount rupees 20,160, ठीक है, फ्रॉम ऑल बुक्स। सेलिंग ऑल बुक्स होना चाहिए था, तो 20,160 रुपये उन्होंने टोटल लिए। ये सवाल कंपैरेटिवली पिछले से थोड़ा सा शॉर्ट था। क्या था, उन्होंने बोला कि भाई जो बुक शॉप है उसके पास केमिस्ट्री की और 10 डजन यानी 120 बुक हो गई, फिजिक्स की
8 डजन दैट इज 96 होगा, इकोनॉमिक्स की 120 हो गया। हमने इसे मैट्रिक्स से माना था। मैट्रिक्स भी प्राइसेस को शो कर रहा था, ऊपर हमने इन रुपीज़ लिखा और यहाँ पे 80, 60 और 40 लिखा। 80 प्राइस केमिस्ट्री, 60 फिजिक्स और 40 ये। देखिए जब सिंगल अमाउंट आता है ना, तो पहले को हमेशा रो मैट्रिक्स बनाना चाहिए, यानी एक ही रो कितने भी कॉलम, और दूसरे को हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनाना चाहिए। इसका मतलब है एक ही कॉलम चाहे कितने ही रो हों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 बाय 1 आएगा, यानी एक रो एक कॉलम, यानी सिंगल अमाउंट आएगा। अगर टोटल के लिए पूछा, अगर ईच के लिए होता तो इसका रिवर्स होता, ठीक है, यानी अलग अलग से कितना पैसा आएगा या अलग अलग से कितना इंटरेस्ट आएगा, जो पिछले क्वेश्चन में था। इस तरीके से जब आपने इसका प्रोडक्ट किया तो रो वाइज कॉलम वाइज सिंगल अमाउंट आया 2160। ये टोटल बुक से जो प्राइस उन्हें फाइंड आउट हुआ, मैट्रिक्स के मेथड से हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के रिस्पेक्टिवली। हमें 5 मैट्रिक्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, और इनके ऑर्डर दे रखे हैं हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में हमें करेक्ट ऑप्शन लेना है। 21 में द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। हमें एन के और पी के रिस्ट्रिक्शंस बताने हैं, ऑप्शन में से कौन से होंगे। के इक्वल्स टू 3, पी इक्वल्स टू एन, एक रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन ये है। के इज़ आर्बिट्री, आर्बिट्री के कुछ भी हो सकता है, पी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, या पी इज़ आर्बिट्री के पी की वैल्यू कुछ भी हो, के की वैल्यू 3 होनी चाहिए, एंड के की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 3। इन चार ऑप्शन में से हमें ये बताना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब पॉसिबल है, जब इन चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमें, क्योंकि पी वाई बोला है तो ऑर्डर की बात करें, दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, पी एंड वाई आर क्या क्या है। देखिए पी का, पी है हमारा 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे है हमारे पास पी क्रॉस के, एंड जो हमारा वाई है वो है 2nd पोजीशन पे 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। ठीक है, रिस्पेक्टिवली और लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली। देखिए जो ऑर्डर है मैट्रिसेस पी का हमारे पास है पी क्रॉस के, और वाई का जो है 3 क्रॉस के है। ठीक है, तो हम जो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स पी वाई विल बी डिफाइंड इफ के इक्वल्स टू 3 होगा। वजह, पहले के कॉलम का दूसरे के रो के बराबर होना जरूरी है, तभी डिफाइंड होगा। इसीलिए सो पी वाई ओनली डिफाइंड इफ के इक्वल्स टू 3। अभी के इक्वल्स टू 3 क्यों आया, दोबारा बता रहे हैं। देखिए पहले के कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। इस कंडीशन में हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है, कि मैट्रिक्स पी वाई विल बी डिफाइंड इफ के इक्वल्स टू 3। ठीक है, हम कह सकते हैं अगर ऐसा है कि के इक्वल्स टू 3 है, यानी पहले के कॉलम के नंबर और दूसरे के जो रो के नंबर है अगर वो इक्वल है, तब हमारा जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो पी क्रॉस के का होगा। then only the order of py matrix is p cross k, then only will। ठीक है, जो पी वाई का प्रोडक्ट होगा वो पी क्रॉस के होगा। देखिए क्या क्या डिस्कस किया, हमें ऑर्डर दे रखा था पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, हमें वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, ये दो मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे ये देखना था कि पी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो जो नेक्स्ट है वाई, वो जो है वाई के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जो के है नंबर ऑफ रो जो कॉलम है पी के हैं, और जो 3 है नंबर ऑफ रोज है क्यू के वाई के। तो इसका मतलब है के इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, और अगर के इक्वल्स टू 3 है, अगर रिस्ट्रिक्शन है, तो ही पी क्रॉस के का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ the order of matrices अब कौन सा है, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू एंड वाई आर, क्या है डब्ल्यू का, देखिए जरा, फोर्थ प्लेस पे, 1 2 3 4, एन क्रॉस 3 एंड, और क्या है वाई, वाई क्या है हमारे सेकंड प्लेस पे, 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हमें 3 इंटू 3 मिल रहा है, क्लियर है। इसका मतलब एन इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे के होगा। अब कहेंगे कि ऑर्डर क्या है, ये है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो डब्ल्यू में है वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज के वाई में, तो डब्ल्यू वाई वेल डिफाइंड है, और जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो एन क्रॉस के होगा, ठीक है। नाउ सिंस number of columns in matrix A, matrix W, ठीक है, equals to number of rows in matrix Y. So WY is properly defined and order of matrix WY is क्या होगा इस केस में, हाँ डब्ल्यू वाई का क्या होगा, इनका है से नंबर ऑफ कॉलम है, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एन क्रॉस थी, एन क्रॉस के होगा, एन क्रॉस के। ना अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। नाउ पी वाई एंड WY will added only when order of, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, order of PY equals to order of WY, that is here which gives ऑर्डर ऑफ पी वाई हमने क्या निकाला था, पी क्रॉस के इक्वल्स, यहाँ क्या निकला, एन क्रॉस के, ठीक है, विच गिव्स क्या आ गया, पी इक्वल्स टू एन। सो एक कंडीशन हमारे पे आई यहाँ से डिस्कशन में, और एक कंडीशन यहाँ पे आई, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो हमारी मैच कर रही है, अगर देखें तो k इक्वल्स टू 3 p इक्वल्स टू n, ऑप्शन ए से, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन ए में k की वैल्यू 3 रिस्ट्रिक्शन जो है और p की वैल्यू n मेंशन है। दोबारा डिस्कस करते हैं हमने करा क्या क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया कि एक x y z w p मैट्रिसेस हैं, 5 मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर दे रखे हैं। हमें कहा गया कि हमें करेक्ट आंसर लेना है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट, जो ऑर्डर है मतलब हम इन ऑर्डर में जो है नंबर ऑफ़ रोज़ की बात हो रही है या नंबर ऑफ़ कॉलम की बात हो रही है, एन कहीं पे रो है, कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं पे कॉलम, ऐसा ही के और पी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई करना है तो एन के और पी में क्या रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन थे कि के की वैल्यू 3 और पी की वैल्यू एन हो सकती है, या फिर के कोई भी नंबर हो लेकिन पी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, या फिर पी कोई भी नंबर हो के की वैल्यू 3, या के की वैल्यू 2 और
पी की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, हमने शुरुआत करी कैसे भाई, हमें पता चल गया कि हम पहले पी वाई के लिए फोकस करें। पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है पी क्रॉस के, और वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 क्रॉस के है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट हो रहे हैं, ऑर्डर पे रेस्ट्रिक्शंस है, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, जो है इस केस में जब एडिशन हो रहा है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं के, और दूसरे वाले मैट्रिक्स यानी पी वाई के ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि के, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 3। तो इसका मतलब है कि हम पी वाई यानी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं केवल कब, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हो, यानी के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। इसका मतलब है देन ओनली द ऑर्डर ऑफ पी वाई मैट्रिक्स इज, अब साथ ही साथ हमने डिस्कस भी किया कि पी वाई मैट्रिक्स का क्या होगा, पहले के नंबर ऑफ रोज़ और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। लेकिन इसका मतलब है कि जब हम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है वो तो आता है पहले के नंबर ऑफ रोज़ और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम के प्रोडक्ट के बराबर, लेकिन जो कंडीशन है कि उनके मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी डिपेंड करता है पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने की कंडीशन में ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, पहली बात हो गई। अब दूसरी बार में था डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई के जो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर थे हमारे पास वो थे एन क्रॉस थे, ये डब्ल्यू का था, और 3 क्रॉस के। यहाँ पे देखें तो डब्ल्यू के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हैं 3, और नंबर ऑफ रोज जो हैं वाई के वो भी 3 हैं। इसका मतलब कंडीशन फुलफिल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं डब्ल्यू और वाई रिस्पेक्टिवली के इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्ली डिफाइंड है। इसका मतलब जो हमारा इनका प्रोडक्ट आएगा डब्ल्यू वाई का वो एन और के क्या आएगा, एन क्रॉस के आएगा। अब हमें एडिशन में पता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जो ऑर्डर है मैट्रिसेस के वो इक्वल होने चाहिए, इसीलिए हमने लिखा पी क्रॉस के इक्वल टू एन क्रॉस के। अब देखिए कॉलम की जगह पे कॉलम है, P इक्वल्स टू एन का होना जरूरी है। ठीक है, तो दो कंडीशन मिल गई कि जब P n होगा, P n के बराबर और K 3 के बराबर होगा, तो ही हमारे जो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है यानी डिफाइंड है। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगर n की वैल्यू P के बराबर यानी जो हमने पहली कंडीशन ली है, देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर चेक कर लेते हैं। हमारे पास है x और z। देखिए इस क्वेश्चन में जो x का ऑर्डर था, ध्यान रखने के लिए है, x का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस n और z का है हमारे पास थर्ड पोजीशन 2 क्रॉस p। याद रखिए ज़रा, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, z का हमारे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p। ठीक है, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ दरअसल। ठीक है, x के लिए 2 क्रॉस n और z के लिए 2 क्रॉस p। ठीक है, हमें कहा गया कि अगर ये इक्वल है, ठीक, बढ़ते हैं। इफ़ n इक्वल्स टू p, हमें मेंशन किया गया कि n और p इक्वल है। ठीक है, इससे जो n की वैल्यू है और p के बराबर है, तो हमें इमीडिएटली पता चला है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है n की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसका मतलब है p की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, जो मुझे समझ में आती है। ठीक है, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू p के बराबर है, तो बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z क्या होगा। करते हैं सॉल्यूशन। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज कितना है 2 क्रॉस n एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सो आएगा। ओहो मैंने क्या किया, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x is also 2 क्रॉस n। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया भाई, 7 से कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
z इज z कितना है ऑर्डर 2 क्रॉस p, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5z इज क्या है 2 क्रॉस p होगा डेफिनेटली। देखिए 7 कांस्टेंट है, इसलिए अगर x के 2 क्रॉस n है तो ये होगा। अब एक और बात है, सब्ट्रैक्शन है, सो 7x माइनस 5z ओनली पॉसिबल या डिफाइंड होगा, ठीक है, व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X both matrices both matrices are same, ठीक है। that is order of 7x equals order of 5z। दिस implies, देखिए 7x का ऑर्डर कितना है हमारे पास 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n इक्वल्स 5z का कितना है 2 क्रॉस p, ठीक है। अब n और p तो इक्वल है, ठीक है। नाउ सिंस p इक्वल्स टू n गिवन है, तो हमें क्या बताना है p क्रॉस 2 होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए अब p और n बराबर है, इसका मतलब है या तो 2 इंटू एन होनी चाहिए या 2 इंटू पी। अब देखिए 2 इंटू पी किसी ऑप्शन में तो नहीं है, यानी या तो हमारा 2 इंटू एन होना चाहिए था ऑप्शन में, या तो हमारा ये दो हैं ऑर्डर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और n और p इक्वल हैं, तो हमें ऑप्शन में की तरफ देखा तो या तो 2n हमें 2 क्रॉस n मिलना चाहिए, 2 क्रॉस n मिल रहा है, क्या 2 क्रॉस p है, तो आंसर है नहीं, 2 क्रॉस p नहीं है, p क्रॉस 2 है। इसका मतलब है ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस n है और इधर भी p और n बराबर है, इसका मतलब 2 क्रॉस n है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हमें बोला कि अगर n और p बराबर हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5p क्या होगा। हमने देखा जो कंडीशन हमें दे रखी थी कि जो ऑर्डर है x मैट्रिक्स का वो है 2 क्रॉस n, तो 7x का भी क्या हो गया 2 क्रॉस n हो गया। इसी तरीके से मैट्रिक्स z का 2 क्रॉस p है, तो जो हमारा 5z है उसका भी 2 क्रॉस p है। अब हमें पता है कि 7x माइनस 5p, सीधी बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, तो पॉसिबल है जब ऑर्डर जो होंगे दोनों मैट्रिक्स के सेम होंगे, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 7x इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ 5z के। अब 7x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n और जो 2 क्रॉस p है 5x का। अब n और p तो बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि जो हमें दी गई ऑप्शन में कि ऑर्डर 2 क्रॉस n भी हो या 2 क्रॉस p हो, हमें ऑप्शन में 2 क्रॉस n दिखाई दे रहा है लेकिन 2 क्रॉस p नहीं है। इसका मतलब डेफिनेट है कि ऑप्शन जो b है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, और इसीलिए हमने कहा ये रहा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। होप कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। प्लीज़ कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी दें जिसकी बहुत रिक्वायर्ड होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, तब तक लिए बाय बाय।